The Lok Sabha leader LOP is not allowed to speak. खरगे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा। सदन में तख्तियां लेके आओगे तो सदन में बोलने नहीं दिया जाएगा। अरे चुप बैठो। अगर इनको इच्छा है तो अपने पार्टी के सदस्यों को बोले कि लोकसभा में चर्चा करें। आप ज्यादा सीनियर है, आप ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपका लीडर ऑफ द हाउस राहुल गांधी को भटकने से आप क्यों नहीं समझाते? अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए। आपको तो मोदी जी ने बंधक कर दिया है। सर, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। और अबोध होने का प्रमाण यह जिसे यह ना पता हो कि फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर सब्सटेंशियल एविडेंस मीडिया रिपोर्ट नहीं होती है, वो अबोध है। यू कांट क्रिटिसाइज अस। आवर पार्टी में क्या चला? आपके जैसा लिंचिंग करती है क्या? आपके जैसा किसी को गालियां देती है? आपके जैसा कोई रेप करता है? कब्र तुम नहीं खोद पाओगे। क्या लोकसभा में पीएम मोदी पर हमला हो सकता था? क्या किसी साजिश के डर से पीएम मोदी लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने नहीं आए? और एक लंबे इंतजार के बाद जब राज्यसभा में पीएम मोदी आए तो क्या कुछ कहा और कैसे राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन की चुटकी ले ली? कैसे बिना पीएम के बोले ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पास कर दिया गया? आज संसद इन सवालों के नाम रही। और नाम रही पीएम मोदी की स्पीच की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस जो उनकी कब्र खोदने की बात करती है वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? पीएम मोदी खुद ही बताएंगे। साथ ही ये भी पता चलेगा कि मोहम्मद दीपक किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और किस पार्टी को किस नेता ने बंधक बनाकर रखा है। और इसके साथ ही ये भी कि अबोध की परिभाषा असल में है क्या। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव का संसद से जुड़ा खास शो पार्लियामेंट स्ट्रीट। लोकसभा में बजट सत्र का 7वां दिन भी हंगामे के साथ शुरू हुआ। स्पीकर ओम बिरला ने आते ही सबसे पहले 4 तारीख को सदन में हुई अव्यवस्था पर सवाल खड़ा किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सदस्यगण, सदन के अंदर जो कल घटना हुई, जिस तरीके से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य सदन में सत्ता पक्ष की बेल तक पहुंचे, ये सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। और मेरा मानना है कि ये सदन सभागृह की मर्यादा बनाने सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम सभागृह की मर्यादा को समाप्त कर देंगे तो सदन की कार्रवाई को चलाना किसी तरीके से कोई भी स्पीकर के लिए उचित नहीं होता। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो हंगामे की वही स्थिति बनी रही। हंगामे के बीच सांसदों ने वेल में तख्तियां लेकर प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू की। स्पीकर ओम बिरला ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को वॉइस वोट से पास भी कर दिया। इस दौरान सदन में हंगामा भी जारी रहा। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी दल के सांसदों को समझाने की कोशिश की और जब समझने पर सांसद उतारू नहीं हुए, शांत नहीं हुए, तो फिर आप ये भी सुनिए कि ओम बिरला ने क्या कहा। अब मैं राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण को जो उन्होंने 28 जनवरी 2024 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके प्रति हम अत्यंत आभारी हैं। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह सभागृह की मर्यादा को बनाए रखे, बैनर, तख्तियां, नारेबाजी ना करे। आप
सदन को चलने दें। बजट पर, महत्वपूर्ण बजट पर चर्चा होगी, सबको अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। आप सदन नहीं चलाना चाहते, नारेबाजी करना चाहते हैं, सभागृह का अपमान करना चाहते हैं, सभा की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। स्पीकर की कुर्सी पर अब संध्या राय नजर आई। कार्यवाही के साथ ही हंगामा भी शुरू हो गया। विपक्ष के सांसद नारेबाजी करते नजर आए। पीठासीन ने सभी से अपनी सीट पर बैठने का आग्रह किया, सांसदों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब प्रदर्शन कर रहे सांसद शांत नहीं हुए तो उन्होंने सभा की कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। माननीय सदस्यगण, कृपया आप सभी बैठे। कृपया बोलने का मौका देना। आप बैठे तो सही, आप सभी लोग बैठिए, आप सबको अवसर मिलेगा। आप बैठिए तो सही। माननीय सदस्यगण, आप सब अपनी अपनी सीट पर बैठिए। पहले आप सब लोग बैठिए। आप लोगों का ये तरीका ठीक नहीं है। माननीय सदस्यों से सभी से मैं निवेदन करूं कि आप सब अपनी अपनी सीट पर बैठिए। आपका जो व्यवहार बिल्कुल उचित नहीं है। रुक जाइए। पूरा देश देख रहा है जो आप लगातार सोमवार से लोकसभा की कार्रवाई को आप जो भी प्रतिबंधित कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण कितनी तैयारी के साथ आते हैं अपने अपने विषयों को उठाने के लिए। बैठिए, आप सभी लोग बैठिए, प्लीज बैठिए, सभी लोग बैठिए। सभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 3 बजे लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने सभा को बताया कि 4 फरवरी को विपक्षी सांसदों ने जब पीएम मोदी की कुर्सी को घेर लिया था तब इस पर डर था कि अगर पीएम मोदी संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देने आते तो सदन और पीएम दोनों की गरिमा भंग हो सकती थी। इसलिए उन्होंने खुद ही पीएम से सदन में न आने की दरखास्त की थी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मुझे बड़े दुख के साथ सभा को सूचित करना है कि कल इस सम्मानीय सदन के कुछ सदस्यों ने लोकसभा चैम्बर में जिस प्रकार का व्यवहार किया, ऐसे दृश्यों का सृजन किया, वो लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुई। हमारे संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमा में स्थान हमारे संविधान में ही सर्जित किया है। आज तक इतिहास रहा है कि राजनीतिक मतभेदों को कभी भी सदन के कार्यालय तक नहीं लाया गया। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो व्यवहार अध्यक्ष के कार्यालय में किया वो हमारी संसदीय परंपराओं के लिए न उचित था, और तो मैं कहूँगा कि वह एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। हम सबको सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इसके बाद जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी से। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया।
मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। स्पीकर ओम बिरला के इतना कहने पर विपक्षी सांसदों का हंगामा फिर से शुरू हुआ। स्पीकर ने चेतावनी दी कि जब तक विरोध प्रकट कर रहे सांसद पोस्टर लेकर आएंगे, सदन नहीं चलेगा। आप पोस्टर, पंपलेट लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। आज भी नहीं चलेगा, कल भी नहीं चलेगा। सदन की परंपराओं, गरिमा, सभागृह की गरिमा परंपरा को रखो। कल की घटना देश ने देखी है, किस तरीके से महिला सदस्य वहां तक पहुंची है। ये कोई उचित नहीं था और ये सदन की गरिमा के अनुकूल भी नहीं था। आप सभागृह की गरिमा को गिराना चाहते हैं। आप अपनी तरफ रहें, उनकी तरफ रहें। भाषण शब्दों से आप आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, शब्दों से कोई भी बात भी कह सकते हैं, लेकिन आप इधर आसन में आकर जिस तरीके की घटना कर रहे हैं ये उचित नहीं है। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही को 6 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो कुछ इस तरह से लोकसभा के बजट सत्र का 7वां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा और पूरे दिन में कुल मिलाकर 11 मिनट, मात्र 11 मिनट कार्यवाही चल सकी। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में भी प्रश्नकाल में हंगामे की लगभग यही स्थिति दिखाई दी। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल में जैसे ही लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिया, उन्होंने लोकसभा में राहुल गांधी को न बोले देने जाने की बात कह दी। इसके बाद लीडर ऑफ द हाउस जेपी नड्डा ने उन्हें नियम सिखा दिए। इन दोनों के बीच क्या बहस हुई, आप भी सुनिए। द लोकसभा लीडर LOP is not allowed to speak, and he wanted to speak about the country's interest, sir. And whenever how can we run the? My esteemed colleague and the leader of the opposition should know that the proceedings of the Lok Sabha cannot be discussed in Rajya Sabha, and you have given ruling not once, many times, and previous chairmen have also given a ruling on it that the Lok Sabha proceedings cannot be discussed in Rajya Sabha, and so such discussion. Now matters rise. अगर इनको इच्छा है तो अपने पार्टी के सदस्यों को बोले कि लोकसभा में चर्चा करें और राज्यसभा में जो पूरी अच्छी तरीके से चर्चा चल रही है और प्रोसीडिंग चल रही है वो चलती रहे, ऐसा मेरा निवेदन है। लोकसभा का जिक्र राज्यसभा में करने को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आपत्ति जता दी और फिर कांग्रेस को नसीहत दी कि वो अपने नेता राहुल गांधी को समझाएं। जो प्रोसीडिंग्स है उसका हवाला यहाँ दिया, लीडर ऑफ द हाउस नड्डा जी ने भी कह दिया। दूसरा सदन का जो प्रोसीडिंग है उसको यहाँ जिक्र नहीं करना चाहिए। ये अपर हाउस है, काउंसिल ऑफ स्टेट से यहाँ अपना रूल से, राज्यसभा का अपना रूल्स ऑफ बिजनेस कंडक्ट करने का तरीका बनाया हुआ है। लेकिन आपका लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा नियम नहीं मानते हैं, रूल्स पे नहीं चलते हैं, वहां का स्पीकर रूलिंग पे नहीं मानते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं, खड़गे जी उम्र नहीं बड़ा है, खड़गे जी आप उम्र नहीं बड़ा है, आप ज्यादा सीनियर है, आप ज्यादा एक्सपीरियंस है। आपका लीडर ऑफ द हाउस राहुल गांधी को भटकने से आप क्यों नहीं समझाते हैं? वहां वो रूल नहीं मानते हैं, वो अपने हिसाब से मर्जी से चलाना चाहते हैं। आप लोग समझाना चाहिए उसको समझाने की जगह आप खुद भटक रहे हैं, ये ठीक नहीं है। किरण रिजिजू की समर्थन में बोलते हुए लीडर ऑफ द हाउस जेपी नड्डा खड़े हुए और राहुल गांधी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि सदन में हंगामा ही मच गया। हम हर तरीके से चर्चा के लिए तैयार हैं और मैं विपक्ष के नेता के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जब हमारे हाउस में सारी बातें करने के लिए हम तैयार हैं एंड वी आर रेडी टू गो ऑन एवरी माइन्यूट डिटेल्स, लेट द डिस्कशन टेक प्लेस। आप हमसे बहुत सीनियर हैं और आप सब में बहुत से लोग हमसे सीनियर हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर निवेदन करूंगा, अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए।
बंधक मत बनाइए। पार्टी को अबोध बालक का बंधक कहे जाने पर लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज हो गए और पलटवार करते हुए उन्होंने कह दिया, बार बार मत टोको कि तुम्हारी पार्टी ये है वो है। अरे आपकी पार्टी तो ऐसी है किसको बोलने का ही नहीं। आपको तो मोदी जी ने बंधक कर दिया है और हम मुझे बोल रहे हैं। आप कोई उनके राय के बिना बात नहीं कर सकते। आप कोई जो बोलना है बंधक मीन्स बाउंडेड लेबर, सर बाउंडेड लेबर वो उधर बने। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात पर सुधांशु त्रिवेदी भड़क उठे और उन्होंने अबोध की परिभाषा कांग्रेस के परिदृश्य से कुछ ऐसी दे दी। सर, नेता सदन ने यदि अबोध शब्द का प्रयोग किया है तो बोध का अर्थ होता है ज्ञान। इसमें अप्रत्यय लगाकर जो ज्ञान ना हो उसके लिए अबोध होता है। कोई सम्मान नहीं, किसी का असम्मान नहीं है। सर, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, अज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। और अबोध होने का प्रमाण यह जिसे यह ना पता हो कि फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर सब्सटेंशियल एविडेंस मीडिया रिपोर्ट नहीं होती है, वो अबोध है। सर, जिसे यह ना पता हो कि सेना अध्यक्ष और प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री के बीच का कम्युनिकेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं हो सकता, वो अबोध है। तमाम हंगामे के बीच जब मल्लिकार्जुन खड़गे को दोबारा से बोलने का मौका दिया गया तो उन्होंने राहुल गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक उठाए बीजेपी के सवालों की आलोचना की और जवाब देते हुए एम नरवणे की अप्रकाशित किताब का जिक्र कर दिया। इसके बाद सदन में हंगामा फिर से शुरू हो गया। मेरा एक ही निवेदन आपसे है कि ये बार बार नेहरू जी को गालियां देना, इंदिरा जी को गालियां देना, अपोजिशन लीडर के लिए आपने जो शब्द उपयोग करे वो खंडनीय है। और वो ये चाहते हैं कि भाई ये नरवणे की किताब है, इसमें क्या है मुझे मालूम नहीं, मैं पढ़ के बताता अमेरिका को बेचने वाले देश को दिल्ली रखने वाले प्रोटेस्ट करते हैं। तमाम नारेबाजी के बीच विपक्ष के सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया और सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जब सदन की कार्यवाही दोबारा से शुरू हुई तो विपक्ष के बिना ही सांसदों ने सभा पटल पर अपनी बात रखी। इसी दौरान सरकार की योजनाओं पर चर्चा करते हुए उत्तराखंड से बीजेपी सांसद महेंद्र भट्ट ने सदन में कोट द्वार का मुद्दा भी उठाया। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि दीपक तो कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले और वही सारे फसाद की जड़ भी है। सुनिए इन्होंने क्या कुछ कहा। महोदय, कल मुझे आश्चर्य होता है, कल एक सांसद अपोजिशन के उन्होंने कोटद्वार की घटना का उल्लेख किया, वहां पर मोहम्मद दीपक का उन्होंने चर्चा की है। महोदय, हम किसी धार्मिक रूप से किसी पक्ष के विरोधी नहीं है। मेरी राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा है कि प्रदेश के अंदर हम एक देवतुल्य माहौल बनाए रखना चाहते हैं। प्रश्न इस बात का नहीं कि मोहम्मद दीपक नाम रखा गया है या बाबा स्वीट शॉप के नाम से, बाबा के नाम से दुकान चल रही है। प्रश्न यह है, नाम बदलकर जब वहां पर इस प्रकार के कार्य होते हैं, बहनों के साथ छल होता है, तो निश्चित रूप से शंका प्रकट होती है। उस आधार पर जब बातें होती हैं तो ये मोहम्मद दीपक तो कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले और इन्होंने ही सारे माहौल को खराब करने का वहां पर काम किया है। राज्यसभा का आज मस्ट अवेटेड मूवमेंट था पीएम मोदी का राज्यसभा में बोलना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। पीएम मोदी की स्पीच के बीच विपक्ष के सांसदों ने वेल में आकर प्रदर्शन किया और एलओपी को बोलने दो का नारा लगाया। विपक्ष के हंगामे पर पीएम मोदी ने लीडर ऑफ अपोजिशन की चुटकी लेते हुए कहा, क्या कुछ आप खुद सुनिए। मेरी एक प्रार्थना है, आदरणीय खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा, ताकि उनको कष्ट न हो। पीछे नौजवान बहुत लोग हैं। पीएम मोदी की स्पीच के दौरान विपक्षी दलों के सांसदों ने नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट कर अपना विरोध जाहिर किया। हालांकि पीएम ने अपनी स्पीच पूरी कर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना समर्थन दिया। उन्होंने ट्रेड डील को लेकर भी चर्चा की। क्या कहा, सुनिए। आज पूरा विश्व ग्लोबल साउथ की चर्चा करता है, लेकिन उस चर्चा के सूत्रधार के रूप में आज भारत
वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बन गया है। अनेक देशों के साथ आज भारत फ्यूचर रेडी ट्रेड डील्स कर रहा है। पिछले कुछ ही समय में दुनिया के महत्वपूर्ण 9 बड़े देशों के साथ 9 बड़े हमारे ट्रेड डील हुए हैं और उसमें मदर ऑफ ऑल डील एक साथ 27 देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। और पूरा विश्व खुल करके इस ट्रेड डील का तारीफ कर रहा है। अपनी स्पीच में पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार की आलोचना भी की और कहा कि हमारा ज्यादा वक्त उनकी गलतियों को सही करने में जाता है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर राष्ट्रपति और लोकसभा में पीठासीनों का अपमान करने का आरोप भी लगाया। देश के लोगों का अपमान करते रहना ये कांग्रेस के स्वभाव में पड़ा हुआ है, उनके संस्कारों में पड़ा हुआ है। कांग्रेस ने बीते दिनों राष्ट्रपति जी का अपमान किया। चुनाव के बाद जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति जी के लिए शब्द कहे गए हैं, शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये कैसे लोग हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए क्या बोल रहे हैं लोग। आदरणीय सभापति जी, कल लोकसभा में भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाई। ये राष्ट्रपति पद उसका घोर अपमान किया है। उनको संविधान शब्द मुंह में बोलने की अधिकार नहीं रहता है। जो लोग हताशा निराशा तो हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए देश के पवित्र लोकतंत्र के मंदिर को ही इस रूप में कर देना। और उस समय चेयर पर असम के ही हमारे एक माननीय सांसद बैठे थे और उस समय कागज फेंके गए, टेबल पर चढ़ दिया गया। क्या ये नॉर्थ ईस्ट का अपमान नहीं है? क्या असम के नागरिकों का अपमान नहीं है? कल फिर दोबारा किया उन्होंने और उस समय आंध्र के दलित परिवार का बेटा चेयर पर बैठा था, उसको भी अपमानित किया। यानी आपने नॉर्थ ईस्ट का अपमान, चेयर में बैठा अपमान करो। आंध्र के एक दलित परिवार का बेटा चेयर पर बैठा, उसका अपमान करो। सदन ने इनको काम दिया हुआ है, सबने मिलकर के काम दिया हुआ है, लेकिन वो दलित समाज से आते हैं, इसलिए आप अपमान करते हो। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि एक तरफ हम देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस मेरी ही कब्र खोदने में लगी हुई है। कांग्रेस के हमारे साथियों का मुझ पर जरा विशेष प्रेम है, स्पेशल प्रेम है। और जब मैं जिम्मेवारी जो मिली है उसके तहत, और जिम्मेवारी न मिलती तो भी देश के लिए जीना तुमने सीखा है। हम विकसित भारत की जमीन मजबूत कर रहे हैं, उसको एक ताकत दे रहे हैं। एक तरफ देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूं, तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रही है। और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं जी। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है
जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो। कांग्रेस पर आरोप लगाने के बाद पीएम मोदी ये भी कहते सुनाई दिए कि कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो उनकी कब्र नहीं खोद पाएगी। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। ऐसे देश के कोटि कोटि जनों के आशीर्वाद जिस इंसान पर हो, कोटि कोटि माताओं बहनों का जिस पर रक्षा कवच हो, नारे कितने ही लगा लो, कब्र तुम नहीं खोद पाओगे। ये देश की शक्ति। खैर, पीएम मोदी ने तो अपनी बात रख दी, आरोप भी लगा दिए, लेकिन उम्मीद है कि इन आरोपों और मुद्दों को लेकर बजट सत्र के अगले दिन विपक्षी दल के सांसद दोनों सदनों में चर्चा जरूर करेंगे। इसी के साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट के इस अंक में फिलहाल बस इतना ही। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी आनंद हैं और आप देखते रहिए खबरगांव।